Welcome viewers. Today I am going to introduce a new playlist in the name of Corporate Accounting. आज मैं आपके सामने में एक नया प्लेलिस्ट अपना लेकर आया हूं जिसका नाम है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। यह अकाउंटिंग विशेष रूप से बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट अकाउंटेंसी या कॉरपोरेट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, इन सभी वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी यह प्लेलिस्ट बहुत ही उपयोगी होगा। इतना ही नहीं, यह प्लेलिस्ट डिफरेंट स्टेट के बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के 12 स्टैंडर्ड के लिए भी फायदेमंद है। इस प्लेलिस्ट में हम कंपनी अकाउंटिंग, जिसको कि वेस्टर्न कंट्रीज में कॉरपोरेट अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, को पूरी तरीके से शामिल करेंगे। इस प्लेलिस्ट में हम सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ कॉरपोरेट अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। खासकर प्रेजेंट वीडियो में हम आपके सामने में इस बात की जानकारी रखेंगे कि आखिर कॉरपोरेट अकाउंटिंग के पीछे में क्या कारण हैं। साथ ही साथ कॉरपोरेट यानी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन की क्या प्रक्रिया है, इन सब की विस्तार से जानकारी हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ कंपनी अकाउंटिंग, अर्थात कंपनी अकाउंटिंग के पीछे में क्या आधार है, क्या कारण है। कंपनी अकाउंटिंग के पहले हमें जानना चाहिए कि कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी वास्तव में हमारा थर्ड स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब व्यवसायिक कार्यों को करने का यह तीसरा सबसे प्रचलित स्वरूप है। इसके पहले जो अन्य स्वरूप जन्म लिए हैं उनमें सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप का नाम आता है। सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप प्रायः स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए उपयोगी है। इसमें अनिश्चित जीवन होता है या सीमित जीवन होता है, लिमिटेड कैपिटल होती है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है। जबकि आज के समय को देखें तो व्यवसायिक जगत में हर एक व्यवसायी यह प्रयास करता है कि वह उसका व्यवसाय बड़े से बड़े आकार का हो और अधिक से अधिक लाभ कमाने वाला हो। ये सभी बातें हमारे एकल व्यापार और साझेदारी व्यापार में नहीं पाई जाती थी। एकल व्यापार साझेदारी व्यापार की सबसे प्रमुख दोष ये था कि उसमें जीवन अनिश्चित था। आज है, कल नहीं रहेगा, कल रहेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी है। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग का लाइफ अनसर्टेन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग के लाइफ में अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे एकल व्यापार और साझेदारी के भी लाइफ में अनसर्टेनिटी पाई जाती है। आज बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, कल किसी न किसी कारण से बंद भी हो सकता है। इस प्रकार का बिजनेस आज के समय में तरक्की नहीं कर सकता है। हमारे कहने का मतलब, मान लीजिए आज हम किसी स्थान पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 50-100 कस्टमर्स जमा करने के बाद साल 2 साल के अंदर में हम किसी दूसरे स्थान पर बिजनेस स्टार्ट करने चले जाते हैं। फिर वहां पूरी तरीके से मेहनत करके बिजनेस करके हम 100-50 कस्टमर्स जमा करके फिर तीसरे जगह स्थान पर वहां बंद करके तीसरे स्थान पर बिजनेस स्थापित करने चले जाते हैं। इस प्रकार से किया जाने वाले व्यवसाय में तरक्की नहीं हो सकती है, लाभदायकता नहीं बढ़ सकती है। इसके विपरीत यदि एक स्थान पर स्थापित व्यवसाय में पूरी तरीके से मेहनत हमेशा किया जाए, दिन दोगुना रात चौगुना, हम देखेंगे कि उसमें फिर तरक्की होती चली जाएगी, कस्टमर्स बढ़ते चले जाएंगे। साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वो और मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और बिजनेस में लाभदायकता बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग जो है वो छोटे आकार के व्यवसाय का युग नहीं है, वो अनिश्चित जीवन काल वाले व्यवसाय का युग नहीं है। इन्हीं कारणों से, इन्हीं ड्रॉबैक्स या कठिनाइयों के कारणों से हम ऐसे व्यवसाय की तलाश करने में लग गए जिसका लंबा जीवन हो और लगभग निश्चित जीवन हो। इसी कारण से जिस व्यवसायिक स्वरूप का जन्म दिया गया, हम उसे कंपनी व्यवसाय के नाम से जानते हैं। पूरा नाम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। प्रचलित रूप में हम इसे कंपनी कहते हैं और पश्चिमी देशों में इसे कॉरपोरेट के नाम से जाना जाता है।
जहां तक कंपनी व्यवसाय की बात करते हैं, निश्चित रूप से इसकी जिस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए एक कोटेशन है, मेन में कम मेन में गो मेन में कम मेन में गो बट द वर्ल्ड मेन में कम मेन में गो बट द वर्ल्ड गोज ऑन फॉर एवर। अर्थात पूरी दुनिया के लिए ये वास्तविकता सच्चाई है या व्यवहारिक स्थिति पाई जाती है कि इसी तरीके से लोग आते रहेंगे, दुनिया में जाते रहेंगे, लेकिन दुनिया चलती रहेगी। बिल्कुल इसी कोटेशन को कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल किया गया है, इस रूप में शामिल किया गया है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर। मतलब कंपनी के मालिक, सदस्य का अर्थ यहाँ पर मालिक से, मालिक आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी व्यवसाय अपने जगह पर काम करती रहेगी। इस प्रकार की विशेषता बातें सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप में नहीं पाई जाती है। सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप में साझेदार के हटने से या एकल व्यापारी के मृत्यु या पागल होने से या विचार बदल जाने से व्यवसाय का ही अंत हो जाता है। लेकिन हमें व्यवसाय के अंत होने के कारण अनिश्चित जीवन काल के कारण व्यवसाय में तरक्की हम नहीं पा सकते हैं। इसी कारण से ऐसे व्यवसाय की जरूरत है जो बस आजीवन चलता रहे, जीवन पर्यंत चलता रहे, और उस विशेषता को पूरा करता है हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। हालांकि हम ये बात स्पष्ट कह सकते हैं कि इस युग में, इस जमाने में या इस दुनिया में कोई भी आजीवन चलने वाली बात नहीं है, लेकिन उनमें से देखा जाए तो कंपनी व्यवसाय का जीवन काल प्राय निश्चित और लंबा होता है। इन्हीं कारणों से एकल व्यापार साझेदारी व्यवसाय को बंद करके हम कंपनी व्यवसाय को स्थापित करने की बात करते हैं। जहां तक एकल व्यापार और साझेदारी व्यवसाय को स्थापित करने और चलाने की बात है, उसके लिए कोई नियम कानून की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए भारतवर्ष में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, लेकिन उस नियम को पालन करना एकदम अनिवार्य में नहीं आता है। बिल्कुल साझेदारों पर निर्भर करता है कि वह साझेदारी व्यवसाय के नियमों को, अधिनियम के नियमों का पालन करें या आपसी समझौते से व्यवसाय को चलाएं। इस प्रकार से नियम होने के बावजूद भी उसे पालन करना जरूरी नहीं है। एकल व्यापार की जब बात आती है तो देश के अंदर प्रचलित नियम ही उसका नियम है, अलग से उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। चूंकि वह छोटे और मध्यम आकार का व्यवसाय था, बात चल जाती थी। लेकिन जब काम बड़े आकार का होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें किसी प्रकार का पार्टी देना है, बड़े आकार का पार्टी देना है, तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, एस्टिमेटिंग करते हैं, लोगों को प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर डे में इनवाइट करते हैं, तब जा करके हमारा आयोजन सक्सेसफुली हो पाता है। अगर काम छोटा है तो जब चाहिए जहां चाहिए आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन काम बड़ा है तो निश्चित रूप से सिस्टम होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। इन्हीं कारणों से कंपनी जैसे व्यवसाय को अगर हम स्थापित, संचालित और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कोई नियम और कानून होना चाहिए। तो वर्तमान में, प्रेजेंट में इंडिया में कंपनी व्यवसाय का जो नियम और कानून है उसे हम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं। इसी में बतलाए गए प्रोविजन से कंपनी व्यवसाय की स्थापना हो सकती है, उसका कार्य संचालन पूरे जीवन भर हो सकता है, अंत हो सकता है। कंपनी व्यवसाय में कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है, कोई दूसरा तौर तरीका व्यवसाय करने का नहीं है। बतलाए गए प्रोविजंस या अधिनियम में बतलाए गए तौर तरीकों से ही कंपनी की स्थापना होती है, संचालन होता है और अंत होता है। इसी कारण से हमें उसके इनकॉर्पोरेशन या समामेलन की प्रक्रिया या फॉर्मेशन प्रोसीजर को जरूर जानना चाहिए। और इसी क्रम में हम आपके सामने में आगे बतलाने जा रहे हैं इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जैसा कि हमको मालूम है, काम छोटा हो या बड़ा हो, ऐसा नहीं है कि बड़ा काम है तो बहुत सारे लोग एक सपना देख लेंगे। काम छोटा हो या बड़ा हो, ड्रीम ऑफ वन पर्सन, सपना तो एक आदमी ही देखता है। हाँ, देखता है कि ये काम हमारे अकेले के बस का नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर जानकार और योग्य लोगों के बीच में अपने सपने को शेयर करता है, जानकारी देता है। और इस प्रकार से अगर उसके सपने में कुछ मजबूती है तो स्वाभाविक तौर पर कुछ लोग उसके विचार से सहमत होते हैं और एकत्रित होते हैं। और ऐसे एकत्रित होने वाले व्यक्ति को कंपनी व्यवसाय की स्थिति में
प्रमोटर्स या प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। अब कितनी संख्या में प्रमोटर्स होने चाहिए, इसके कारण से कंपनी का दो वर्ग बनाया गया है। एक है प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी, जिसमें प्रमोटर्स की कम से कम संख्या 2 और अधिक से अधिक संख्या 50 तक हो सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम प्रमोटर्स की संख्या 7 हो सकती है और अधिक से अधिक प्रमोटर्स की संख्या में कोई संख्या निर्धारित नहीं है, कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब अगर हम प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 7 और अधिकतम संख्या तो जैसा कि बताया प्राइवेट कंपनी में अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में अधिकतम की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। इस प्रकार से कंपनी को अगर हम स्थापित करना चाहते हैं तो इनकॉर्पोरेशन के क्रम में हमें इनकी संख्याओं के अनुसार से प्रमोटर्स को एकत्रित करना अनिवार्य होता है। इसके बाद आता है हमारा कि जब वो लोग एकत्रित हो जाते हैं तो फिर आपस में एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग या सभा में यह निश्चित करेंगे, अभी तो कोई भी चीज निर्धारित नहीं हुआ है, इसलिए यह निश्चित निर्धारित किया जाएगा कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी किस स्थान पर व्यवसाय करेगी, कितनी पूंजी से व्यवसाय करेगी, किस उद्देश्य से, किस वस्तु का व्यवसाय करेगी, यानी कमोडिटी ऑफ बिजनेस क्या होगा, साइज ऑफ बिजनेस क्या होगा, नेम ऑफ कंपनी क्या होगा, प्लेस ऑफ कंपनी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी क्या होगा, सभी चीजों को, कैपिटल अमाउंट ऑफ कंपनी क्या होगा, होल लाइफ में कितनी अधिकतम पूंजी की जरूरत होगी, इन सभी बातों के पर चर्चा प्रारंभिक दौर में ही, चूंकि अनुभवी व्यक्ति सब एकत्रित होते हैं, अर्थात इनके निर्धारण में, इनकी जानकारी में, विचार विमर्श में कोई कठिनाई विशेष नहीं आती है और सबके अनुभव के आधार पर यह सब तय कर दिया जाता है। इन सभी को हम कह सकते हैं ये कंपनी की का प्रारूप या रूपरेखा तैयार हो जाता है। आउटलाइन ऑफ द कंपनी टू बी फिक्स्ड इन फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड all such decision recorded in a paper document is called as memorandum of association। इस प्रकार से मीटिंग में जो बातें निकल करके आती है उसको प्रपत्र में लिख दिया जाता है और वैसे प्रपत्र को हम पार्षद सीमा नियम के नाम से जानते हैं। यह प्रपत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपत्र है, अनिवार्य प्रपत्र है, प्रमुख डॉक्यूमेंट है बिफोर द इनकॉर्पोरेशन या ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ समय के पश्चात वे मीटिंग जो किए थे सदस्य मिल करके, पार्षद ये प्रमोटर्स मिल करके, उनके द्वारा फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स पॉलिसीज के लिए कंपनी के संदर्भ में फिर से मीटिंग बुलाई जाती है और एक एक मुद्दे पर उस पर गहराई से जानकारी ली जाती है। जैसे आखिर व्यवसाय करेंगे, जिस स्थान पर व्यवसाय करेंगे तो कस्टमर्स के आने जाने की क्या सुविधा है, रोड की क्या सुविधा है, वातावरण कैसा है, मार्केट की दूरी क्या है, मार्केट से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है, हर एक इन बातों पर पूंजी एकत्रित की जाएगी तो किस समय में कितनी और कैसे पूंजी एकत्रित की जाएगी, हर एक इंटरनल फैक्ट्स पर आपसी विचार विमर्श करके जो निर्णय निकल करके आता है फिर से उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और ऐसे सभी डॉक्यूमेंटेशन वाले प्रपत्र को, इस प्रपत्र को हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्षद अंतर नियम के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों प्रपत्र तैयार कर लिया जाता है तो फिर प्रमोटर्स के द्वारा, प्रवर्तकों के द्वारा एक आवेदन पत्र तैयार किया जाता है। यह आवेदन पत्र इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रार के नाम से तैयार किया जाता है। कंपनी का रजिस्ट्रार प्रायः स्टेट कैपिटल में उसका ऑफिस होता है, उसका कार्यालय होता है, वहीं पर ले जा करके हम इस आवेदन पत्र को जमा करते हैं। लेकिन आवेदन पत्र जमा करने से पहले इस आवेदन पत्र के साथ निश्चित निर्धारित शुल्क जमा की जाती है, साथ ही साथ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जमा कराया जाता है और यह भी बतलाया जाता है उसमें कि कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान कहाँ पे है। मुख्य जो स्थान है कार्यालय का, कंपनी का व्यवसाय का स्थापित होने वाली या इनकॉर्पोरेट होने वाली, उसका स्थान का जो निर्धारित किया गया स्थान है, उसका कार्यालय का पता भी उसमें शामिल किया जाता है। इन सब बातों की जानकारी जब हम कार्यालय में, कंपनी के रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कर देते हैं
तो रजिस्ट्रार का कार्यालय हमारे डॉक्यूमेंट को, हमारे प्रपत्र को, हमारे आवेदन को पूरी तरीके से अध्ययन करता है और जहां भी उसे जो भी बातें दिक्कत महसूस होती है, अगर आवश्यकता समझता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन जाकर के कर सकता है उस साइट का, उस स्थान का जहां पर हमारा रजिस्टर्ड कार्यालय है या हमारा बिजनेस केंद्रित होगा, बिजनेस चलाने की कार्यवाही होगी। साथ ही साथ जो प्रमोटर्स हैं उससे आप डायरेक्ट या प्रत्यक्ष संपर्क करके और जानकारी भी प्राप्त कर सकता है और हर तरह से जब संतुष्ट हो जाता है तो कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के लिए वह एक अनुमति पत्र या सर्टिफिकेट इशू कर देता है। लेकिन जहां तक अनुमति पत्र इशू करने की बात आती है तो इशू करते ही कंपनी अपने कारोबार को करना प्रारंभ कर देगी, ऐसा नहीं है। इनकॉर्पोरेशन की इन प्रक्रियाओं के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कंपनियां दो प्रकार की होती है, एक निजी कंपनी और दूसरी सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी तो अपना कार्य प्रारंभ कर देती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी को अपने कार्य के प्रारंभ से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस से एक और अनुमति लेने की आवश्यकता है, तब वह अपना कार्य प्रारंभ कर सकता है। इन्हीं सब बातों की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। साथ ही साथ कार्य प्रारंभ करने के क्रम में उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आती है और उसका क्या समाधान होगा, इसका भी उल्लेख हम अगले वीडियो में पेश करेंगे। धन्यवाद।